हमारा जो टॉपिक है वो एलसी ऑसिलेशंस है। तो एलसी ऑसिलेशंस की बेसिक्स मैंने अभी शेयर किया कि क्या होता है। जैसे एक स्प्रिंग होता है, ब्लॉक लगा दिया, उसको कंप्रेस कर दिया, छोड़ दिया, फिर वो ऑसिलेट करता है। ऑसिलेट करते वक्त उसके पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आती है। तो मैंने तुम्हें बोला कि जो काइनेटिक एनर्जी है उसको तुम एलसी ऑसिलेशन में मैग्नेटिक एनर्जी की तरह डील करना, और जो तुम्हारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है उसको तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की तरह डील करना। ठीक है। अभी हुआ गया T0 पे यहां से चार्ज प्लस क्यू से इधर को आना शुरू हो गया, करंट फ्लो कर गया, आई करंट आ गया। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि इसके थ्रू जब करंट आ गया पूरे का पूरा, तो किसी भी इंस्टेंट पे इस पे चार्ज अब क्यू रह गया, स्मॉल क्यू, और करंट आ गया आई। और जब कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो गया और ये इंडक्टर आ गया आपके पास, अब ये इंडक्टर के पास मैग्नेटिक एनर्जी आ गया, इसके अंदर करंट आ गया आई नॉट बीइंग द मैक्सिमम करंट। अब ये फुल्ली डिस्चार्ज हो चुका है और ये तुम कह दो कि फुल्ली एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो चुकी है। और फिर इसके बाद क्या हुआ, कि इसमें ऑलरेडी जो करंट अभी जो फ्लक्स था जो उसके अंदर ऑलरेडी स्टोर हो गया, यहाँ पे तुम्हारे पास ये पॉजिटिव आ गया, ये नेगेटिव आ गया ऑलरेडी, है ना। और हुआ क्या, अब यहाँ पॉजिटिव आ गया, यहाँ नेगेटिव आ गया, तो हुआ क्या बेटे, तुम्हारे पास अब ये करंट ऐसे गया, जब ये करंट ऐसे गया ये चार्ज होना शुरू हो गया, ये चार्ज होना शुरू हो गया। तो जब ये चार्ज होना शुरू हो गया तो तुम ये बोल पाओगे कि यहाँ पे एक तरह से ऐसे, फिर इधर से इधर पास कर रहा है, तो यहाँ पे इस तरह से तुम्हारे पास, क्योंकि नेगेटिव चार्ज आ रहा है इधर आ गया, फिर से पॉजिटिव। अब ये फुली चार्ज हो जाएगा, ये डिस्चार्ज हो जाएगा। पहले इस केस में तुम्हारे पास फुल एनर्जी थी इसमें, ठीक है, और ये जीरो थी इसके पास। अब बाद में इसके पास जीरो होगी, इसमें फुल होगी। अब इसमें रिवर्स साइड, पहले ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव था, तो ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव आ गया। और इन द सेम वे फिर से ये डिस्चार्ज होगा, फिर से करंट को वापस करेगा ये, और तुम्हारे पास ये कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा, और ये तुम्हारे पास एक इंडक्टर आ जाएगा, और अब इसमें फुल एनर्जी आ जाएगी, और ये फुली डिस्चार्ज हो गया। और ये फिर से जब दोबारा रिपीट करेगा तो फिर से कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा फुली, और ये फुली डिस्चार्ज हो जाएगा। तो सॉर्ट ऑफ यू कैन सी, पहले ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव थी, फिर ये न्यूट्रल हुई, फिर ऊपर वाली नेगेटिव हुई, फिर ये न्यूट्रल हुई, फिर ये पॉजिटिव हो गई, एंड दिस प्रोसेस गोज ऑन। तो तुम इसका नाम रखते हो एलसी ऑसिलेशन। एल बोले तो इंडक्टर, सी बोले तो कैपेसिटर। तो टोटल एनर्जी जो रहती है, तुम उसकी वैल्यू को क्या लिख सकते हो, तुम उसकी वैल्यू को लिख सकते हो हाफ क्यू स्क्वायर सी, या हाफ एल आई नॉट स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों मैक्सिमम ही होते हैं। याद है ना, तुम्हें याद होगा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखते हो तुम, याद हो, हाफ के एक्स स्क्वायर, के ए स्क्वायर अदर,
A being the amplitude, is equal to half m v max square मीन पोजीशन पे जब होता है, और जब तुम बोलते हो काइनेटिक एनर्जी एट एनी इंस्टेंट एंड पोटेंशियल एनर्जी, तो उसको तुम लिखते हो हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। ये तो मैक्सिमम है, और ये तुम्हारे पास कुछ भी वेलोसिटी। यहाँ पे भी हमारे पास आएगा इंटरमीडिएट स्टेट, तो कुछ ना कुछ होगी, कोई भी चार्ज एट एनी इंस्टेंट प्लस कोई भी करंट एट एनी इंस्टेंट, तो ये चीज लेके चलते। दिस इज द टोटल एनर्जी इन एलसी ऑसिलेटर। सो तो तुम्हारे पास टोटल एनर्जी आया, उसका वैल्यू तुम्हारे पास कितना आ गया, उसको बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, ये इसको याद रखना, हाफ क्यू स्क्वायर सी प्लस हाफ एल आई स्क्वायर, ये टोटल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट आएगा। अच्छा, इसमें ये भी आ जाता है रिलेशन बिटवीन द maximum charge, which is definitely capital Q, and the maximum current, which is definitely I naught. यहाँ से तुम इनको इक्वेट कर सकते हो, तुम्हारे पास I naught का जो वैल्यू आ रहा है Q बाय स्क्वायर रूट ऑफ LC करके आ रहा है, दोनों को इक्वेट कर दो, हाफ हाफ कट गया। ओके, अब क्योंकि तुम इसका नाम एलसी ऑसिलेशन वर्ड लिख रहे हो, तुम इसका नाम एलसी ऑसिलेशन का वर्डिंग लिख रहे हो, तो जब तुम इसको सॉल्व करने वाले हो, तुम इसके एनालिसिस करोगे, एनालिसिस ऑफ एलसी ऑसिलेशंस। तो क्या होता है देखो, हमारे पास ये कैपेसिटर आ गया, ये इंडक्टर आ गया, इंडक्टर पे कोई भी चार्ज है प्लस क्यू माइनस क्यू, और इसके अंदर कोई भी करंट है आई, ठीक है। तो बाय एनर्जी कंजर्वेशन, बाय एनर्जी कंजर्वेशन अंडर आइडियल कंडीशन, तो हमारे पास वो आ जाएगा, ऊपर लिखा था क्यू स्क्वायर बाय 2c प्लस हाफ एल आई स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल Q स्क्वायर बाय 2c, विच इज नथिंग बट कांस्टेंट हमेशा। फिर तुम डिफरेंशिएट कर दो अबव इक्वेशन टाइम के साथ, क्योंकि तुम्हें पता है कि टोटल एनर्जी जो होती है वो हमेशा कांस्टेंट ही होती है, और ये जीरो के बराबर। यह चीज को तुम ऐसे करोगे, डी बाई डी टी ऑफ ई इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ क्यू स्क्वायर बाय 2c प्लस एल आई स्क्वायर बाय 2। जब तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे तो जीरो आएगा, 1/2c और ये 2q इंटू डी क्यू बाई डी टी आएगा, प्लस L/2 इंटू 2i, साथ में बेटा di/dt आएगा। आई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आ गया ना। अब मेरा पॉइंट सुनना, तुम्हें पता है आई किसके बराबर होता है, dq/dt, और जब तुम di/dt लिखोगे बेटा, तो उसको रिप्लेस करके क्या लिख सकते हो, d2q/dt² बेटा। वही चीज मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, ये कट गया इसके साथ, इसके साथ इधर कट गया, तो उसको वैल्यू को लिखो, क्या आ रहा है, dq/dt एज आई, बेसिकली ये आ रहा है q इंटू आई बाई सी प्लस एल आई और dtq/dt², जीरो। आई कॉमन आ गया दोनों में, ब्रैकेट में क्या रह गया,
Q plus C plus L d2Q by dt is equal to 0। और तुम्हें पता ही है I तो 0 के बराबर नहीं है, इट मीन्स d2Q by dt square into L plus Q by C must be 0। अब इसको तुम रीअरेंज करो, डिवाइड कर दो L के साथ, ये रिजल्ट आ गया। और तुम्हें याद होगा by comparing the differential equation of SHM, differential equation of SHM को compare करो, d2y by dt square plus omega square y is what 0। दोनों का कंपैरिजन जब कर रहे हो, यहाँ से ओमेगा तुम्हारे पास आ रहा है 1 by square root LC, और तुम्हें ओमेगा पता ही है क्या होता है बेटा, 2 पाई न्यू फ्रीक्वेंसी, यही न्यू का वैल्यू तुम लिख सकते हो 1 by 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ LC। क्लियर हो गया बच्चों? और तुम्हें ये भी पता है बेटा, जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी, जो अभी लिखी है, d2Q by dt स्क्वायर प्लस, इसका नाम तुम ओमेगा स्क्वायर लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस जनरल सॉल्यूशन क्या है इसका, ये बेटा Q आ जाएगा Q नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा। मैं तुम्हें बताता हूँ इसका मीनिंग क्या होता है बेटा। जनरल सॉल्यूशन का मतलब होता है, जैसे तुम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हो तो तुम बोलते हो कि सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ना हमारे पास, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये क्या करता है इसके कोई ना कोई रूट्स होते हैं, मतलब जब तुम इसकी वैल्यू को पुट करते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। उसी वे में जब तुम इसकी बात करते हो जनरल सॉल्यूशन की, तो जनरल सॉल्यूशन मींस दीज आर द सॉल्यूशंस व्हिच व्हेन यूज्ड इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन, जब वो ये यूज करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में, देन दे व्हाट दे विल डू, दे विल सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तुम्हारे पास Q नॉट साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा आ गया। और जब तुम करंट निकालना चाहते हो तो dq बाई dt आएगा, Q नॉट कॉन्स्टेंट आ गया, यहाँ से तुम्हारे पास I का वैल्यू आ जाएगा जब तुम सॉल्व करोगे इसको, Q नॉट ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा बटे, ठीक है। ये तुम्हारे पास करंट की वैल्यू आ जाएगी। ये चीज तुम बिल्कुल अच्छे से याद रखो। In this situation, current is in the role of velocity which the particle in SHM, जो SHM में करता है, और ऑल्सो I का वैल्यू जैसे तूने लिखा है Q नॉट ओमेगा,
क्यू नॉट ओमेगा को तुम आई नॉट लिख सकते हो, ये आ गया कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा, और इसको तुम लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो, क्यू नॉट आई नॉट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस अल्फा और इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। 1 माइनस कॉस थीटा फॉर्मूला होता है ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, कॉस थीटा कितना आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट। तुम ये वाला वैल्यू क्यू नॉट का यूज कर सकते हो यहाँ पे, यहाँ से आई का वैल्यू तुम्हारे पास कितना आ गया, इसका नाम तुम नो डाउट आई नॉट लिख लो, बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्यू नॉट ओमेगा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी कितना आ गया, क्यू बाय क्यू नॉट का होल स्क्वायर। और जब तुम इसको सॉल्व कर रहे हो बेटा, तुम्हारे पास ये आ रहा है ओमेगा क्यू नॉट स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये रिजल्ट आ रहा है इसका। तुम्हें याद होगा यही वेलोसिटी का फॉर्मूला भी तुम निकालते थे एसएचएम में, एसएचएम में वेलोसिटी का भी यही फॉर्मूला निकालते थे। ओके, ये रिजल्ट आ गया। So this is the analysis of the SHM, analysis of the LC oscillation and comparing this facts with the SHM of a body. इसमें kinetic potential था, इसमें दोनों के दोनों potential ही हैं, पर kinetic energy is comparable to magnetic and potential energy is comparable to the electrostatic potential energy, capacitor वाला। ठीक है, तो इस चीज को तुम याद रखना अच्छे से। बेटा वो ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट करवा दिया हुआ ना एलआर सर्किट में, है ना। तो ये जो हमारा था सारे का सारा चैप्टर था जो हमने अभी फिनिश कर दिया है, इसका नाम है ईएमआई। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है उसका नाम एसी रहेगा, ऑल्टरनेटिंग करंट, जो कल से शुरू करेंगे, लेकिन अभी हम क्लास लगा रहे हैं, क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, तुम्हें क्वेश्चन दिया गया है कि राइट डाउन क्वेश्चन, coil is placed with its plane perpendicular to a uniform magnetic field of strength 0.5 टेस्ला, तो 0.5 टेस्ला है, और कहता है if suddenly
suddenly the radius of the coil starts shrinking at the rate of 0.1 millimeter per second. So find the EMF induced in conducting circular coil when the radius of coil is 5 सेंटीमीटर. तुम्हें ये क्वेश्चन दिया गया, इसने बोला श्रिंकिंग है, श्रिंकिंग, ठीक है, श्रिंकिंग. इसका मतलब समझो कि dr/dt में 0.1 मिलीमीटर पर सेकंड दे रखा है, ठीक है. बहुत सिंपल है. मतलब ये कोई कॉइल है, इसके थ्रू तुम्हारे पास ऐसे फील्ड पास कर रहा है. अब ये श्रिंक कर रहा है, आर इसका रेडियस है और ये श्रिंक कर रहा है, ऐसे श्रिंक कर रहा है बेटे. तो नया ये बन गया. बस करना कुछ नहीं, वैल्यू निकालनी है. पहले फ्लक्स निकाल लोगे मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया करके, और इंड्यूस्ड ईएमएफ तुम्हें पता ही है क्या होती है, d∅dt होती है. मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है बेटे, ये d/dt ऑफ पाई भी कांस्टेंट ही है, इसको बाहर लिख दो तो आर स्क्वायर आ गया. इंड्यूस्ड ईएमएफ सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात ही कर रहे हैं हम लोग, साइन की नहीं. तो ये कितना आ गया, b इंटू पाई और 2r साथ में dr/dt, 2r इंटू ये वैल्यू. अब b तुम्हें दे ही रखा है, ठीक है. मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें दे ही रखा है 0.5 टेस्ला. पाई इज 22/7. 2 radius is already given to you, it is 5 सेंटीमीटर. उसको मीटर में कन्वर्ट कर दो, और dr/dt तुम्हें 0.1 मिलीमीटर है, उसको मीटर कर दो. बस ये आंसर आ गया. क्लियर हो गया बच्चे? यस सर. ओके, जैसे एक और क्वेश्चन करके देखते हैं. क्वेश्चन दे रखा है कि ये एक स्क्वायर लूप है, और इसमें ये इनवर्ड फील्ड वाला रीजन है, और इसको अपन इधर बाहर को निकाल रहे हैं v वेलोसिटी के साथ, और l इसकी लेंथ है. तो बताओ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आएगा. ये a है, ये b है, ये c है, ये d. देखो AB में नहीं आएगा, BC में नहीं आएगा, CD में नहीं आएगा, सिर्फ AD में आएगा. AD का वैल्यू क्या रखने वाले हो, करंट ऊपर को आता है ऐसे करके, VA माइनस VD तुम्हें पता ही है क्या आ जाएगा, VVL. क्लियर हो गया? कराया हुआ था ना पहले भी. जब कोई बॉडी को कंडक्टर को राइट साइड लेके जाते हो v वेलोसिटी के साथ, तो इधर नेगेटिव होता है बेटे, इधर पॉजिटिव होता है. ओके, जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं, कहते हैं कि मान लीजिए फ्लक्स का वैल्यू जो है 5t² + 4t + 1 है. फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ जब टाइम 1 सेकेंड है. तो सिंपल है, क्या करोगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ करना है तो सिंपल
डिफरेंशिएशन कर दोगे बेटा, डी बाई डी टी ऑफ 5t² प्लस 4t प्लस 1, ये आ गया 10t प्लस 4, टाइम है 1 सेकेंड पे। यहाँ से तुम्हारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू आ गया 14 वोल्ट। इज इट? बचा क्लियर हो गया? Yeah. ओके, देखो एक हमें क्वेश्चन और दे रखा है कि सिंपल सीधे सीधे से पॉइंट्स हैं फंडामेंटल। ये कोई सर्कुलर कॉइल है बेटे और इसमें इनवर्ट फील्ड है मैग्नेटिक वाला सारे रीजन में, और इसका वैल्यू तुम्हारे पास V0t² है, और इसका जो वायर है इसका रेजिस्टेंस जो है वो OR ओम है। ठीक है, तुम्हें बोला जा रहा है कि फाइंड क्या करो, फाइंड इंड्यूस्ड करंट निकालो, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालो, इंड्यूस्ड करंट निकालो और इंड्यूस्ड चार्ज निकालो। ये सारे फैक्टर्स तुम्हें बोला गया निकालने। करने कैसे हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो इजी रहेगा, फ्लक्स की वैल्यू निकाल लो। पहला कॉन्सेप्ट ही ईएमआई का फ्लक्स निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। अब इसका रेडियस R है, अब ये श्रिंक नहीं कर रहा है, तुम्हें दे रखा है, सिर्फ फील्ड चेंज कर रहा है। V0t² into pi r², let it be, it is, if it is A, it remains A, it hardly matters, because hardly matters, वो कौन सा चेंज होने वाला, R तो कांस्टेंट ही है। एरिया की टर्म लिख लो, ये कैपिटल R इसका रेडियस है, स्मॉल r इज द रेजिस्टेंस। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ तुम्हारे पास पहला रिजल्ट आ गया d∅dt। कितना आया बेटा? 2 V0a t। सिंपल है ना, डिफरेंशिएशन कर दी बेटा, d बाई डी टी ऑफ t² क्या आता है? 2t आता है, बस आंसर आ गया। और इसके बाद तुम बोलोगे सर इंड्यूस करंट निकालना है, मैं बोलूंगा ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस आ जाएगा। कितना आएगा करंट तेरे पास ये वाला? 2 V0a t बाय स्मॉल r। इधर को इंड्यूस करंट चार्ज निकालने का है, तो करंट तुम्हें निकाल दिया dq बाई dt, इसके बराबर आएगा ये वैल्यू जो तुमने निकाली है। अब क्या करोगे? तुम्हें मान लो इंड्यूस करंट निकालना है फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू t0 तक, t0 टाइम तक। यहाँ से तुम क्या करोगे? वही जो रिजल्ट लिखा हुआ है, t V0 a बाई r इंटू इंटीग्रल या t dt, ये dt इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, बाद में इंटीग्रेट कर दोगे, ये dq का इंटीग्रेशन क्यों आ जाएगा? कहाँ से लेके कहाँ तक वैल्यू आएगी इसकी? फ्रॉम 0 टू t0। सॉल्व करोगे t² बाय 2 आ जाएगा, ये तुम्हारे पास फाइनल रिजल्ट। 2 और 2 कट जाएंगे बेटा, V0 a t0² बाय स्मॉल r, ये रिजल्ट आ गया। बच्चा क्लियर हो गया पॉइंट ये वाला? Yes, sir.
देखो हमें एक क्वेश्चन दिया गया है कि मान लो तुम्हारे पास एक रीजन है ऐसे जिसमें इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड है और ये और इसको तुम यहाँ पे फिक्स करके ऐसे घुमा रहे हो ओमेगा के साथ, ठीक है, और इसका रेडियस आर है। तो तुम्हें बोला जा रहा है फाइंड या प्लॉट द ग्राफ एंड ऑल्सो प्लॉट आई वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है। मतलब जैसे इसको घुमा रहे हो ऐसे करके घूम रहा है ऐसे करके, तो ये निकालना है, ठीक है। तो देखो सॉल्व कैसे करोगे, बहुत सिंपल है। तुम ये बोलोगे, मान लीजिए आपके पास ये कॉइल है वो किसी इंस्टेंट पे ऐसे करके है, ये वाला पोर्शन इसके इनसाइड आ गया और ये एंगल आ गया थीटा, आर आ गया इसका रेडियस। जैसे जैसे ये अंदर जाएगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, उसको कम करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज करंट आएगा पहले। अरे कब तक रहेगा एंटी क्लॉकवाइज, जब तक ये पूरा पोर्शन इसके अंदर नहीं आ जाएगा, जब तक ये पूरा पोर्शन इसके अंदर नहीं आ जाएगा। ऐसे करके अब ये सारा पोर्शन इसके अंदर आ गया और इस इंस्टेंट तक इसके अंदर करंट की डायरेक्शन ये वाली रहेगी। लेकिन जैसे ही ये अब बाहर आना शुरू हो जाएगा, जैसे ही बेटा ये बाहर आना शुरू हो जाएगा यहाँ पे सॉरी सॉरी, तो जब ये यहाँ से बाहर आना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा कि इसके अंदर अभी इतना रह गया, तो टाइम के साथ साथ कम हो रहा है तो उसको बढ़ाना है, तो इसके अंदर करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। पहले ये ऊपर जा रहा था करंट ऐसे करके, अभी ये करंट की डायरेक्शन रिवर्स, बिकॉज नाउ इज कमिंग आउट ऑफ इट। ये आ गया और उसके बाद फिर से क्या होगा, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता सारे का सारा बाहर आ जाएगा एंड अगेन इट विल रीच टू दिस स्टेट अगेन। ये सारा चीजें चलने वाली है जिंदगी में। तो देखो करना क्या, सबसे पहले सॉल्व करने के लिए बोलोगे कि एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर कितना आएगा, तो तुम बोलोगे आर इसका रेडियस है, ये थीटा एंगल है, एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा हाफ आर स्क्वायर थीटा। तुम बोलोगे सर ये कैसे आया, बेटे ये चलो मान लो नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता, पर इसका तुम वैल्यू देखो, अगर पूरा सर्कल होता तो थीटा की वैल्यू क्या होती, ये वाली थीटा की वैल्यू 2 पाई, यहाँ पे आता 2 पाई बाई 2, 2 कट गया पाई आर स्क्वायर, तो पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर ही होता है ना, वहां से गेस कर लो। चलो ये एक और देखो, सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और अगर ये थीटा की वैल्यू तुम पाई पुट कर दोगे तो पाई आर स्क्वायर बाय 2 आ गई। सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर बाय 2, इस वजह से एरिया ऑफ सेक्टर ये आ गया। मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें रीजन में दे रखा है बी है, बेटे इसका फ्लक्स कितना आ गया तेरे पास, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट एरिया वेरिएबल है, तो तुम्हारे पास ये आर स्क्वायर बाय 2 और साथ में थीटा और बी आर स्क्वायर बाय 2 इंटू थीटा। अब तुम बोलोगे सर इंड्यूस्ड ईएमएफ लिखना है तो क्या करें, डी कर दो, बी आर स्क्वायर बाय 2 तो आ गया, साथ में इधर डी थीटा बाय डी इज नथिंग बट ओमेगा में दे रखा है, क्योंकि तुम इसको घुमा रहे हो ऐसे करके, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ घुमा रहे हो इसको, तुम्हारे पास पहला आंसर तो आ गया, बी आर स्क्वायर ओमेगा बाय 2 as the EMF, as the EMF।
और जब तुम बोलोगे सर इंड्यूस करंट क्या आएगा, सिंपल आएगा ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, वी आर स्क्वायर ओमेगा बाय 2r। कैपिटल आर के साथ कंफ्यूजन ना कर लेना बस। और जब तुम ये बना लोगे अब इसके बाद तुम्हें बस ये सर्कल को देखना है। देखो ये सेमी सर्कल है ऐसे, यहाँ पे पहले जब ऐसे था तो थीटा की वैल्यू 0 थी, जैसे ही इधर आएगा तो थीटा की वैल्यू कुछ आएगी, जैसे ही इधर आएगा तो थीटा की वैल्यू 90 आ जाएगी, जैसे ही इधर आ जाएगा तो थीटा की वैल्यू पाई आ जाएगी, फिर घूमेगा, फिर ऐसे चलेगा सारा सिस्टम। इस तरह से जब तुम इसका ग्राफ बनाओगे, ग्राफ में नो डाउट तुम्हारे पास क्या बोलते हैं इसको, रीजन रहेगा और बी आर स्क्वायर मेगा बाय 2 विद नेगेटिव साइन और विद द पॉजिटिव साइन। मैं एक को पॉजिटिव लूंगा और एक को नेगेटिव लूंगा, ठीक है। रेजिस्टेंस के साथ डिवाइड कर दोगे तो करंट आ गया। करंट की वैल्यू तो कांस्टेंट ही आ रही है तुम्हारे पास टाइम के साथ साथ, सिर्फ फर्क क्या है 0 से t/2 तक, फिर t तक, फिर 3t/2 एंड 4t/2 आ गया एंड सो ऑन। तो 0 से t/2 तक अगर तुम पॉजिटिव करंट लेते हो, t/2 से लेके t तक नेगेटिव करंट, फिर पॉजिटिव करंट, फिर नेगेटिव करंट, तो ऐसे ही ये जिंदगी चलती रहेगी। ये लोग है ना, बिकॉज पहले ये एंटर कर रहा है, फुली एंटर कर गया, फिर ये लीव कर रहा है, तो ये सारा प्रोसेस के लिए 0 से t/2 तक का टाइम, और यहाँ से लेके फुली बाहर आने तक ये t/2 से t तक का टाइम, हाफ इनसाइड हाफ आउटसाइड। बच्चा क्लियर हो गया पॉइंट ये वाला? Yes, sir. इन पॉइंट्स को जरूर तुम संभाल के समझ के रखो, इसको लोग कैसे कंसिडर कर सकते हो। जैसे तुम्हें मैंने एक कॉन्सेप्ट भी शेयर किया था, याद होगा, एक रॉड थी, रॉड को घुमा दिया था, यही कॉन्सेप्ट था ऐसे ही। जब रॉड को तुमने घुमा दिया था तो उसका ईएमएफ का फॉर्मूला यही आया था जो ऊपर लिखा हुआ है। अब सुनो एक क्वेश्चन तो ये भी आता है कि अगर तुम्हारे पास एक व्हील है, एक व्हील है, उसको बोलते हैं ना, व्हील के अंदर क्या होता है बेटा, स्पोक्स होते हैं, स्पोक्स। व्हील के अंदर क्या होता है, स्पोक्स। ये तुम्हारे पास एक व्हील है, व्हील के अंदर ऐसे करके स्पोक्स है, हर एक स्पोक की लेंथ तो आ रही है, ये तुम जब इसको घुमाओगे इनवर्ट फील्ड में, तो एक तरह से तुम्हारे पास ये वाला एंड पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तुम्हें याद होगा करवा दिया था मैंने, और इसका वैल्यू r² मेगा बाय 2 था, और ये सारे के सारे जितने स्पोक्स लगे हैं उतने सेल बन जाएंगे, जितने स्पोक्स हैं उतने ये सेल बन जाएंगे ऐसे, जितने स्पोक्स हैं उतने ये सेल बन जाएंगे, ठीक है, आइडेंटिकल सेल्स बन जाएंगे। आइडेंटिकल सेल्स ये लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पैरेलल बन जाएंगे, आइडेंटिकल सेल्स इन पैरेलल ये बन जाएंगे। और जब तुम इसका क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वैल्यूज तो यही लिखेंगे, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूँ, मान लो हमारे पास एक एल शेप्ड रॉड है, ऐसे
रॉड लगाया, ये 4 मीटर लेंथ है और ये 3 मीटर लेंथ है। और तुमने यहाँ पे फिक्स करके इसको यहाँ से घुमा दिया, तो तुम्हें बोला जा रहा है बताओ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन O एंड A में क्या रहेगा, O और B में क्या रहेगा, और A और B में क्या रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस। तुम्हें ये दे रखा है कि ओमेगा है, ये दे रखा है ओमेगा है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, बाकी सारी चीजें। ठीक है, बहुत सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप करोगे तो अच्छा लगेगा। जब तुम बोलोगे सर मेरे को O और A देखने का है, तो O और A को देखोगे, A और B को नहीं देखोगे। पहले वाले में जो तुम्हारे पास BO माइनस BA आएगा वो सिंपल आ जाएगा, कितना फॉर्मूला तुम्हें बताया ही था, हाफ BR स्क्वायर ओमेगा, और यहाँ पे जो रेडियस है वो 4 आ जाएगा ओमेगा बाय 2, बोले तो 8 B ओमेगा, ये रिजल्ट आ जाएगा। अगर तुम बोलोगे सर O और B में बताओ क्या रिजल्ट है, O और B में रिजल्ट निकालने का है, तो तुम्हारे पास O और B के बीच में ये डिस्टेंस आएगा जो कि 5 है, ये रहेगा हाफ 5 स्क्वायर ओमेगा बाय 2, ये तुम्हारे पास आ गया 25 B ओमेगा बाय 2। और जब तुम बोलोगे सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन A एंड B, तो तुम ये इक्वेशन नंबर 1 है, तुम इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को माइनस कर दोगे, क्या रिजल्ट आ जाएगा, इक्वेशन 2 माइनस 1, 25 बाय 2 B ओमेगा माइनस 8 B ओमेगा बेटा, ये आंसर आ गया 9 B ओमेगा बाय 2, ये रिजल्ट आ गया। ये हो गया बेटा? Yes, sir. तो तुम्हारा ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है, ये खत्म हो गया है EMI का पूरा। तुम इसके क्वेश्चंस कहीं से भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और कल हम लोग करेंगे शुरू हमारा नया टॉपिक, जिसका नाम रहेगा